हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 12, ठीक, जो कि किसके अंतर्गत आता है? ये वाला कौन सी यूनिट के अंतर्गत आता है? आपका इकोलॉजी। क्लियर? इकोलॉजी क्या होता है हम लोग कल देख लिए थे। ठीक, आज हम लोग उसी इकोलॉजी यूनिट के सेकंड चैप्टर का पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या? इकोसिस्टम। ठीक है, जो आपके 12th बोर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है। क्लियर? ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। क्लियर? फंक्शनल ऑफ इकोलॉजी मीन्स क्या? इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है, क्लियर, या फिर वो क्या हो सकता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, दोनों के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। क्योंकि हमने इकोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्लांट, ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो क्या है इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो अकेला नहीं रह सकता। क्लियर है? जैसे कि हम बोले कि कोई प्लांट को ग्रो करना है तो उसको तो सबसे पहले सॉइल की जरूरत होगी, ठीक है, वाटर की जरूरत होगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होगी, तो उसको किसी न किसी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की जरूरत होगी ही अपना खुद का ग्रो करने के लिए। क्लियर? तो उसी को क्या बोला गया है? इकोसिस्टम। कि वो क्या करते हैं, कोई भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गया, वो किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं खुद के ग्रोथ के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है? हियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हियर लिविंग organism interact among खुद के साथ ही। ठीक है, जैसे दो तीन अपना अपना खुद के साथ ही क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा themselves, या फिर क्या कर सकता है, विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, या तो वो खुद के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर उसके जो फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसमें क्या क्या आएगा, आपके सॉइल आ गए, वाटर आ गए, सनलाइट आ गया, और बाकी जितने माइक्रोब्स आ गए, अदर एनिमल आ गए, ये सारा किसमें आएगा, उसके अदर इन्वायरमेंट में। क्लियर? जिसके साथ वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा इसका, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, ये सब आ सकते हैं। अब क्या पढ़ा गया है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्लियर है? हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या, उसका साइज जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी वो छोटा इकोसिस्टम भी पाया जाता है, मीडियम इकोसिस्टम भी पाया जाएगा, और बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी पाया जाता है। क्लियर? तो इसी लाइन को यहाँ पे लिख लेते हैं, साइज ऑफ इकोसिस्टम इज वेरिएबल, साइज ऑफ इकोसिस्टम इज वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स हमेशा चेंज होने वाला। ठीक है, परमानेंट नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। क्लियर है? अर्थ इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। अर्थ क्या है, एक प्रकार का ग्लोबल इकोसिस्टम।
ग्लोबल इकोसिस्टम मीन्स क्या, आपका बायोम, बायोस्फीयर, जो कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। क्लियर? अर्थ इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। क्लियर है? अर्थ क्या है? एक प्रकार का ग्लोबल इकोसिस्टम है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? हाईलाइट, क्योंकि ये आपके लिए आ सकता है। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। किसके साथ? बायोटिक कंपोनेंट के साथ या फिर एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। क्लियर है? ठीक है। अब ये बताया गया कि साइज इसका इकोसिस्टम का क्या होता है? वेरिएबल होता है, मतलब हाँ, चेंज होते रहता है। क्लियर? कभी वो कुछ टाइम बाद, अभी क्या है उसका साइज क्या बहुत छोटा है, लेकिन हम कुछ सालों के बाद, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद देखें तो उसी इकोसिस्टम का साइज क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। वहां पे और प्लांट आ जाएंगे, और एनिमल आ गए, और कुछ पॉन्ड्स बन गए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम का साइज क्या हो गया? वेरिएबल है, परमानेंट नहीं होता। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो मेनली इसमें 3 प्रकार के इकोसिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है? कौन कौन सा? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और मैन मेड। क्लियर? ठीक, तो पहला क्या है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? जो जमीन वाला जितना भी इकोसिस्टम है, सॉइल वाला इकोसिस्टम है, उसको क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जिसमें आपके जितने भी जंगल है, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, रेगिस्तान हो गया, डिजर्ट, ये सारे किसमें आएंगे? आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्लियर? इसके लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकता है आपका? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या आएगा? प्लांट रहेंगे। ठीक है, प्लांट का भी वेराइटीज रहेगा, छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, ग्रासलैंड। क्लियर? ठीक, और क्या? डिजर्ट, डिजर्ट, और क्या आ सकता है? ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। तो अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम देख रहा है, तो वो कौन से इकोसिस्टम है? आपका टेरेस्ट्रियल। क्लियर है? इसमें टेरेस्ट्रियल में क्या होगा? सॉइल सबसे ज्यादा होगा, और इसमें आपका बायोमास भी बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? क्योंकि कुछ भी चीजें क्या होता है आपके सॉइल वाले एरिया में ज्यादा ग्रो करते हैं। क्लियर? ठीक है। डिजर्ट में आपका क्या होगा? सॉइल रेत आएगा, उसमें जो कांटेदार पत्ते होते हैं, क्या उसका पेड़ हो रहा है, और जैसा उसका क्या हो इन्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वहां पे एनिमल्स आएंगे। तो ये सारा क्या आपका? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स क्या? पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है। मतलब इकोसिस्टम मतलब क्या समझ रहे हो? वहां पे कोई प्लांट होगा, सॉइल भी होगा, वाटर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, क्लियर, लाइट भी होगा, और उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ माइक्रोब्स भी होंगे। तो ये सबको मिला करके क्या बोला गया? इकोसिस्टम। ठीक है? तो जो वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा आपका? तालाब हो गया, नदी हो गए, झरने हो गए। क्लियर? ये सब किस में आएंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इसमें क्या आया? पॉन्ड, तालाब, लेक, वाटरलैंड, वेटलैंड, वेटलैंड, रिवर,
और क्या आ सकते हैं यहाँ पे, एस्चुरी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सबको क्या बोला जाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम पॉन्ड को देखते हैं, एक तालाब है, तालाब के नीचे क्या होगा, तालाब के नीचे में क्या होगा, हमेशा कुछ भी हो, ठीक है, जो इस टेरेस्ट्रियल एरिया में पाया जाता है या फिर जो भी, उसके सबसे सरफेस में क्या पाया जाएगा, हमेशा सॉइल पाया जाएगा। क्लियर। तो हम लोग पॉन्ड का देख रहे हैं तो क्या होगा, सबसे नीचे में क्या होगा, सॉइल होगा। सॉइल के नीचे में छोटे छोटे क्या रहता है, एक्वेटिक प्लांट लगे होंगे। ठीक, अब उसमें क्या आ रहा है, सनलाइट भी आ रहा है। सनलाइट को क्या करना है, जो प्लांट लगे हुए वो कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद उसको कंज्यूम करने के लिए उसमें क्या होगा, ऊपर में जू प्लैंकटन। तो ये सारा चीज मिलके क्या बना रहे हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि किसमें बन रहा है, पॉन्ड में अलग इकोसिस्टम बन रहा है उसका, लेक में अलग टाइप का, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्रेश वाटर। ठीक है, वेटलैंड मतलब कहीं पे गीला स्थान है, ठीक है, तो वहां पे अलग प्रकार का क्या होगा, इकोसिस्टम होगा, रिवर में होगा और एस्चुरी में होगा। क्लियर यहां तक। ठीक है, तीसरा कौन सा इकोसिस्टम होता है, मैन मेड। मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड मतलब क्या, जो हमारे द्वारा, ठीक है, जो किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है, मैन मेड इकोसिस्टम। इसको कैसे बनाया गया, जैसे कि हमारा खेत हो गया, ठीक है, खेत में क्या है, खेत भी एक क्या है, इकोसिस्टम है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, मैन के द्वारा, मतलब ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। ठीक, खेत को क्या बोला गया आपका, क्रॉपलैंड। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, थर्ड क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्रॉपलैंड मतलब क्या, आपका खेत, क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड में कैसे इकोसिस्टम बनाएंगे, देखो, एक क्या हो गया, आपका खेत है, खेत में क्या है, एक तो सॉइल है, फर्स्ट सॉइल होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद उसमें क्या होगा, अभी आपका प्लांट जो भी आप उसमें डाले हुए हैं, क्लियर, पौधे वो है। उसके बाद उसको, उसमें वाटर की जरूरत है, बिना वाटर के ग्रो नहीं कर पाएगा, वाटर भी आ गया। फिर उसको सनलाइट की भी जरूरत है आगे डेवलपमेंट के लिए, और उसको फर्दर और ज्यादा वो क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए माइक्रोब्स की भी जरूरत है। क्लियर है। तो ये सारे मिलकर के क्या बना रहे, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ठीक, जो कि किस में आते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, क्रॉपलैंड हो गया आपका, जो टेरेस्ट्रियल को यूज करके हम बनाए हैं। ठीक, एक क्या हो सकता है आपका, जो एक्वेरियम है, ठीक, एक्वेरियम वो भी क्या है आपका, मैन मेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम। ये किस में आ सकता है आपका, एक्वेटिक। क्लियर है। क्रॉपलैंड किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल में, और एक्वेटिक किस में आएगा, एक्वेरियम किस में आएगा, एक्वेटिक में। क्लियर। मतलब ये इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो दोनों को मिला करके बनाया गया है। क्लियर। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर है। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ये कैसे बनाएगा स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, जैसे कि कोई भी क्या है, एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि उसमें कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है। क्लियर। जैसे कि डिजर्ट वाले एरिया में आप आम के पेड़ को नहीं लगा सकते, क्योंकि आप क्या करें, रेत में आप आम के पेड़ को लगाओगे, वो ग्रो करेगा नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, जहाँ पे वेटलैंड चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, वेटलैंड चाहिए, जिसपे वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो क्या कर रहा है, सॉइल एरिया डिसाइड कर रहा है कि वहां पे कौन सा प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद वो प्लांट ये डिसाइड कर रहा है कि उसके पास कौन सा हर्बीवोर आएगा। अब वो हर्बीवोर
ये डिसाइड करे कि उसको खाने के लिए कौन सा कार्निवोर आएगा। मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? इसी से इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो पहले इसका लिख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये कैसे करते हैं, इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है किसका, बायोटिक है जैसे प्लांट, वो किसको डिपेंड कर रहे हैं, सनलाइट पे, जो कि क्या है एबायोटिक, सॉइल पे जो कि क्या है वो भी एबायोटिक है। क्लियर? तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक component, abiotic component in result physical structure of ecosystem, physical structure of ecosystem, of ecosystem, which is its characteristic, क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला गया है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ही क्या बनाते हैं, आपका स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? कौन बना रहा है, बायोटिक और ए कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे को डिसाइड करते हैं। उसके बाद पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझाऊंगी मैं। जैसे कि क्या हो गया, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मतलब क्या, जो मैं अभी समझाई थी कि सॉइल। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर क्या करता है, डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट आएगा, डिसाइड्स प्लांट इन एन इकोसिस्टम, प्लांट इन एन इकोसिस्टम ठीक है। उसके बाद प्लांट क्या डिसाइड करते हैं, प्लांट डिसाइड्स हर्बीवोर। मतलब क्या क्या, जमीन के हिसाब से क्या आया, प्लांट आया। मतलब सॉइल क्या डिसाइड करे कि वहां पे कौन सा प्लांट लगेगा। उसके बाद जो प्लांट लग गया, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा, ठीक, जैसे कि आम का पेड़ लगा हुआ है तो वो क्या डिसाइड करेगा कि उसको खाने वाले कौन से हर्बीवोर आ सकते हैं। क्लियर? जैसे कि वहां पे आ गया हिरन, जो भी, ठीक। अब ये हिरन क्या डिसाइड करेगा, मतलब हर्बीवोर हो गया ना हिरन, जो क्या कर रहा है, उसको खा रहा है प्लांट को। ठीक, अब वो क्या डिसाइड करेगा कि हिरन को खाने वाला कौन आएगा, लॉयन। ठीक, तो हर्बीवोर किसको डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कार्निवोर आएगा। क्लियर है? ठीक, डिसाइड्स हर्बीवोर and herbivore decide carnivore। डिसाइड्स कार्निवोर। क्लियर है? इस तरीके से क्या बनेगा, पूरे इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अपना अपना खुद का इकोसिस्टम ऐसी बनेगा। क्लियर? सॉइल डिसाइड करेगा प्लांट, प्लांट डिसाइड करेगा हर्बीवोर, हर्बीवोर डिसाइड करेगा कौन सा कार्निवोर, कार्निवोर भी डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा खाएगा, सुपर कार्निवोर। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे। इसमें क्या होता है, स्पीसीज का कंपोजिशन। और क्या डिसाइड करता है इसका स्ट्रक्चर, स्पीसीज का कंपोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन, कि वहां पे कौन कौन से स्पीसीज पाए जा रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है, स्पीसीज ऑफ कंपोजिशन। जैसे कि इसमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
enumeration, identification of enumeration, ठीक है, ऑफ इकोसिस्टम। तो ये हो गया क्या इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे किसका एक इकोसिस्टम दिखाया गया है, प्लांट का। प्लांट के इकोसिस्टम में कैसे दिखाया गया है, यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि एक क्या है, बहुत बड़ा प्लांट है, ये क्या है, एक लंबा प्लांट है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या बता रही हूँ, स्ट्रैटिफिकेशन बता रही हूँ, क्लियर। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे पहले, इसके प्लांट के स्ट्रक्चर से। ये क्या हो गया, उससे थोड़ा सा छोटा प्लांट, ठीक। और क्या पाया जाएगा, आप इससे भी छोटा प्लांट पाया जाएगा, अब नीचे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा क्या, ग्रासलैंड, जहाँ पे क्या होगा, पूरे ग्रासेस होंगे, क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे सबसे टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, उसके बाद मीडियम प्लांट, फिर स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट, उसके बाद क्या पा रहे हैं, ग्रासेस, क्लियर है। अब ये क्या पा रहा है, एक लेवल, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक लेयर दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। कि जो प्लांट इकोसिस्टम है वो कैसे पाया जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब इसको क्या करें हम लोग, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है स्ट्रैटिफिकेशन में, वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेटा मतलब क्या होता है, लेयर, ठीक है। तो लेयर में क्या हो रहा है, ये बट रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पे लिख लो लेयर, स्ट्रेटा में क्या होता है, लेयर, क्लियर ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के लिए क्या क्या बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब वो रहेगा तभी क्या हो सकता है, इकोसिस्टम रहेगा, नहीं तो इकोसिस्टम इकोसिस्टम नहीं होगा, क्लियर। तो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक। तो इसमें चार चीजें बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए, क्या क्या, फर्स्ट क्या, प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इकोसिस्टम कब बनेगा, जब क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, किसका, एनर्जी का। जैसे कि क्या कर रहे हैं प्लांट, क्या कर रहे हैं, प्लांट पे प्रोडक्टिविटी हो रहा है, वो क्या कर रहा है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहा है, अपने बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, प्रोडक्टिविटी। अगर इकोसिस्टम बनाना है तो उसमें एक ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, क्लियर, ठीक। दूसरा क्या, दूसरा क्या, अगर उसमें क्या बना है, एनर्जी बन रहा है तो एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक। तो दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ठीक। अब एनर्जी फ्लो हो रहा है, अब क्या हो गया, एनर्जी फ्लो के बाद कुछ टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जैसे पत्तियां,
पेड़ की पत्तियां क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने के बाद अब उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन, मतलब उस पत्ती को क्या किया जाएगा, उसका सारा न्यूट्रिएंट को लीचिंग के थ्रू नीचे क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। क्लियर। तो इसको क्या बोला जाता है कि तीसरा इसमें क्या जरूरी है, डीकम्पोजर, या फिर इसको डीकम्पोजिशन। क्या हो गया ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ उसमें प्रोडक्टिविटी, जब हम कुछ खा रहे हैं, क्लियर, तो उसमें उससे क्या बनेगा, एनर्जी का फ्लो होगा। क्लियर। अब एनर्जी फ्लो हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका क्या होना है, एक टाइम में क्या होगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर। अब उसका क्या किया जाएगा, डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो तीसरा क्या जरूरी है इकोसिस्टम में रहने के लिए, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। ठीक, ये इस यूनिवर्स में जो भी चीजें है सबका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होना ही है। क्लियर। डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। अब जब डीकम्पोजिशन हो गया, मतलब उसको क्या किया गया, टुकड़े में काट दिया गया, और माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, उसको डीकम्पोज कर रहे हैं। अब क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगा। क्लियर। तो चौथा क्या होना चाहिए उसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में जैसे कि आपका कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब आएगा किसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल में। बट अभी आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया, उसको साइकिल्स को हटा दिया गया है, तो इसको क्या नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट ये इकोसिस्टम का क्या है, इंपॉर्टेंट भाग है। ये आपको लिखना है जब आपको पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम का कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं। क्लियर। तो ये चारों, अगर इकोसिस्टम, अच्छा इकोसिस्टम चाहिए, आइडल इकोसिस्टम चाहिए आपको, तो ये चारों एस्पेक्ट होने ही चाहिए। क्लियर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इन आइडल इकोसिस्टम, एन आइडल इकोसिस्टम shall show all four aspects. Clear? So all four aspect. ठीक है, एक आइडल इकोसिस्टम में ये चारों एक्सपेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। ठीक, और क्या बोला गया इसमें कि इसमें क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। कैसे इंटरेक्शन होगा, इट सेल हैव interaction between all biotic and abiotic component, between all biotic and abiotic factor। ठीक है, मतलब एक आइडल इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, एक तो ये चारों एक्सपेक्ट होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए कि इसमें जो चारों एक्सपेक्ट है, इसमें प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाएगा आपका, बायोटिक फैक्टर आएंगे, डिकम्पोजर भी क्या करेंगे, बायोटिक फैक्टर। एनर्जी फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, आपके एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, जो आपका एक छोटा सा क्या देखेंगे हम लोग, पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल देखेंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे किसका, इसमें क्या किसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, पॉन्ड इकोसिस्टम का। कैसा, स्मॉल पॉन्ड, टू अंडरस्टैंड ऑल टर्म। ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हैं किसका, स्मॉल पॉन्ड का, जिसमें हम लोग ये प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल इसमें कैसे चल रहा है इसको देखेंगे। क्लियर। ठीक है, तो क्या होता है, एक छोटा क्या बनाएंगे, यहाँ पे पॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या, एक छोटा पॉन्ड है, ठीक,
ये क्या है, एक पॉन्ड है जिसमें क्या है, इधर वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है। अब वाटर क्या आ गया आपका, वाटर क्या है, वाटर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर, तो सबसे पहला क्या आ गया, वाटर आ गया। और हमेशा जब भी कोई क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे पॉन्ड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, तो उसके सबसे निचले हिस्से पे क्या होना जरूरी है, सॉइल का होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, नीचे में क्या है, यहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट है, नीचे में क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। अब नीचे में सॉइल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट भी तो होगा। क्लियर, जो कि क्या है आपका बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे क्या होगा आपका एक्वेटिक प्लांट, जो क्या करते हैं, पानी के नीचे ग्रो करते हैं। क्लियर, यहाँ पे भी होगा आपका एक्वेटिक प्लांट। जो सबसे नीचे हिस्से में जो क्या है आपका सॉइल है, उसमें क्या हो रहा है, एक्वेटिक प्लांट भी क्या किए हैं, ग्रो किए हैं। क्लियर, ये ऐसे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट। इसमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। क्लियर, अब इसको डीकंपोज करने के लिए इसमें कुछ कुछ क्या पाए जाते हैं, जू प्लैंक्टन, ठीक, कुछ फंगस, एल्गी, ये सारे होते हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होंगे। क्लियर, ऊपर के जो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, इधर भी क्या होगा, सॉइल एरिया, इधर भी क्या हो रहा है आपका सॉइल एरिया। तो यहाँ पे भी क्या पाया जाएगा, एक प्रकार का प्लांट पाया जाएगा। ठीक, इधर भी क्या पाया जा रहा है, ऐसे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, इधर भी क्या पाया जा रहा है, प्लांट्स पाए जा रहे हैं। क्लियर, इतना हो गया, वाटर है, सॉइल है, प्लांट है। अब इसके अलावा इसको मेन एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलता है, मेन एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलेगा, सन से। ठीक है, ये क्या हो गया, सन। इसके जो लाइट है, ठीक है, इसके लाइट्स को क्या करेगा, इसके जब लाइट्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर वाला पानी है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा हीट होगा इसमें, ये ऊपर का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर, मतलब इसमें टेम्परेचर भी काम कर रहा है, सनलाइट के थ्रू क्या आ रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप लोग को, पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, सबसे छोटा इकोसिस्टम है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहला जो इसमें इकोसिस्टम में कौन कौन सा बहुत जरूरी चीजें हैं जो पाई जानी चाहिए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या पाया जा रहा है, एबायोटिक फैक्टर, तो इसमें पहला तो क्या पाया जा रहा है, देखो वाटर, वाटर ही दिखाई दे रहा है। वाटर में क्या हो रहा है, जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है सारे क्या है इसमें डिजोल्व है। क्लियर, तो पहला इसमें वाटर हो गया। दूसरा इसमें क्या है, सॉइल है, सॉइल है, इसी सॉइल में क्या होगा आपका डीकम्पोजर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो, वहां पे जितने भी क्या है डीकम्पोजर है उसको डिपॉजिट करके रखे रहेंगे, कौन, सॉइल। ये भी क्या हो गया आपका एबायोटिक फैक्टर में आ गया। क्लियर, और क्या प्रेजेंट है एबायोटिक के अलावा, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, किसका, सन का। ठीक, तो लाइट भी क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, लाइट। अब इस लाइट के कारण इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर आ रहा है, जिसके कारण ऊपर का पानी क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, एक प्रकार का एबायोटिक फैक्टर है जो क्या कर रहा है, ग्रो के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसके क्योंकि इसमें क्या रहता है, कुछ प्लांट रहते हैं जो टेम्परेचर पे ही ग्रो करेगा। क्लियर, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या है यहाँ पे, जितना हो गया क्या आपका एबायोटिक।
अब हम लोग देखते हैं इसमें बायोटिक कौन कौन सा है। ठीक, बायोटिक कौन कौन सा है इसमें ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसका ऑटोट्रॉफ के रूप में क्या है यहाँ पे प्लांट्स। प्लांट्स क्या है ऑटोट्रॉफ, ये किस में आ जाएगा आपके बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक फैक्टर भी यहीं पे लिख देती हूँ, बायोटिक फैक्टर। ठीक, इसमें पहला क्या आ गया ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ ये क्या आ गया पहला, क्लियर। दूसरा क्या आएगा इसमें हेट्रोट्रॉफ्स भी है, जो क्या करेगा कंज्यूम करेगा, इसको ऑटोट्रॉफ जो बनाया है उसको कंज्यूम करेगा, क्लियर। तो इसमें क्या प्रेजेंट है हेट्रोट्रॉफ्स भी प्रेजेंट है, हेट्रोट्रॉफ्स, क्लियर। इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट है सबसे इंपॉर्टेंट डीकंपोजर। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट है डीकंपोजर। ठीक, जैसे कि फंजाई बैक्टीरिया, डिकम्पोजर में क्या क्या प्रेजेंट है इसमें फंजाई बैक्टीरिया, और एक क्या होता है फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट, क्लियर। ये है क्या आपके डीकम्पोजर। हेट्रोट्रॉफ में क्या आएगा आपका जू प्लैंटन, हेट्रोट्रॉफ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे जू प्लैंटन, जू प्लैंटन, क्लियर। ऑटोट्रॉफ में क्या प्रेजेंट है फाइटोप्लैंटन, मतलब ये जितने भी प्लांट है वो सारे किस में आएंगे आपके ऑटोट्रॉफ में, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्या इसका एग्जाम्पल, इसका एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम का, क्लियर, जिसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक स्मॉल पॉन्ड में इसका क्या देखे हम लोग एग्जाम्पल देखे, जिसमें सारे चीज क्या हो रहे हैं पाए जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्रोडक्टिविटी। ठीक, आगे क्या देखेंगे इसमें प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके में। ठीक, क्या होता है प्रोडक्टिविटी देखेंगे, प्रोडक्टिविटी। ठीक, पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ भी कंज्यूम करना है, क्लियर, जो भी बनवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो कॉमन हर वो क्या है प्रोड्यूसर कौन है आपके प्लांट, ठीक है, प्लांट ही तो क्या है प्रोड्यूसर है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्लांट को ही खा करके हमारे में एनर्जी वो करते हैं, ठीक है। तो जो बना रहा है उसको क्या बोला जाएगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। 1 मिनट, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले मैं क्या बता रही हूँ कि अगर प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज का तो सबसे मेन क्या होता है सनलाइट, ठीक है, मतलब सोर्स क्या है सन ही क्या है पहला फर्स्ट हमारा सोर्स है किसके लिए कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए, क्लियर। तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं ये कांस्टेंट सोलर इनपुट, कांस्टेंट सोलर इनपुट needed by all ecosystem, needed by all ecosystem, clear, ecosystem to work, to work, ठीक है। क्या चाहिए होता है हमको वर्क के लिए, क्या चाहिए होता है एनर्जी चाहिए, जो किससे मिल रहा है सोलर इनपुट से, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम प्रोडक्टिविटी देखना चाह रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी हमको कब दिखेगा, जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, क्लियर, तो क्या होगा हमारे में एनर्जी आएगा, और तो क्या होगा हमारे बायोमास बढ़ेंगे, क्लियर है। तो अगर बायोमास बढ़ रहा है या फिर एनर्जी फ्लो हो रहा है मतलब आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी में किसका प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन किसका बायोमास, बायोमास और एनर्जी, क्लियर है। प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है बायोमास और एनर्जी को, एनर्जी हो रहा है, ठीक है, जिसको क्या किया जाएगा
बायोमास पर यूनिट, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, इसको क्या बोला जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? ठीक। प्रोडक्टिविटी को क्या बोला जा सकता है? रेट भी बोला जा सकता है। प्रोडक्टिविटी को क्या बोला जा सकता है? रेट, प्रोडक्टिविटी, और इसको क्या बोला जा सकता है? रेट से, और रेट। क्लियर? अगर आपको बायोमास को पर यूनिट में निकालना है तो वहां पे क्या करोगे? ग्राम पर ईयर आवर, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे? टाइम भी होना चाहिए, और क्या होगा उसका? मास, ठीक है। मतलब इसको किससे डिनोट करोगे आप लोग? ग्राम ईयर आवर, ठीक। और अगर उसको एनर्जी में कैलकुलेट करना है तो उसको किससे करोगे? किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी मीटर ईयर आवर से। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक, क्या देखेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन होता है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन होगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? जैसे कि प्लांट क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम ही सनलाइट से क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। क्लियर है? प्लांट में क्या होता है? पहली बार ही कंज्यूम कर रहा है, वो सनलाइट से क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। क्लियर? तो उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उस प्लांट ने क्या बनाया है? सनलाइट को कंज्यूम करके एनर्जी बनाया हुआ है। अब हम उस प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब उस प्लांट में जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर है? प्लांट क्या होगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सनलाइट को कंज्यूम करके खुद का क्या बना रहा है? फूड बना रहा है, ठीक है, फूड बना रहा है और एनर्जी बना रहा है, तो वो हो गया क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? क्योंकि वो खुद बना रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो प्लांट खुद बनाया हुआ है उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है इस दोनों में? ठीक। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में लिख लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होगा? प्लांट, ठीक है, बाय प्रोड्यूसर प्लांट। किसके थ्रू करता है ये? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, विया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। एक दूसरा देखते हैं क्या हम लोग? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वही जो क्या कर रहे हैं? हम लोग प्लांट को खा करके उसके एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? तो उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या है ये? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। यहां पे किसके थ्रू हो रहा था? प्रोड्यूसर के थ्रू हो रहा था। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके थ्रू होता है? प्रोड्यूसर के थ्रू। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके थ्रू होता है? कंज्यूमर के थ्रू। क्लियर? तो ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड
is called secondary productivity. Secondary productivity. क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, बट ये क्या होता है बहुत इजी रहेगा। क्लियर, अच्छे से समझना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। जैसे कि प्लांट ने क्या किया, सनलाइट से 1000 एनर्जी बनाए। ठीक है, कितना बनाया, 1000, पूरा उसका क्या है, एनर्जी है। अब क्या करेगा वो 1000 के 1000 यूनिट को ट्रांसफर करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको अपने रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा। क्लियर, और कुछ जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो उसमें से जो 1000 यूनिट उन्होंने क्या बनाया था, एनर्जी बनाया था प्लांट ने, उसमें से केवल 100 यूनिट बस क्या कर पाएगा, पास कर पाएगा। तो जो 1000 यूनिट उसने बनाया हुआ था फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होगा, उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन सब चीज को करके रेस्पिरेशन कट गया, उसका फोटोसिंथेसिस में आधा एनर्जी कट गया, आधा क्या हो गया, हीट में चला गया। क्लियर, उसके बाद जो 100 यूनिट जो एनर्जी बच रहा है ना, उसको बोला जाता है क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है दोनों में। जैसे कि हमारा जो सैलरी है, क्लियर, किसी आदमी का सैलरी कितना है, 2 लाख रुपए, चलो 1 लाख रुपए। क्लियर, कितना है, 1 लाख रुपए पर मंथ। अब क्या हुआ, सैलरी आया, जो सैलरी 1 लाख है वो कितना, उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर, अब उसका क्या होगा, बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे किसी का लोन होना है, क्लियर, किसी में कट रहा है, बाकी और घर के जितने भी सामान वगैरह हर चीज मिला करके आप क्या कर दिए, 50 से 60 हजार रुपए मेडिसिन में, ये सब करके 50 से 60 हजार रुपए क्या हो गया, निकल गया। क्लियर, बाकी जो बच रहा है कितना, 40 हजार रुपए, तो जिसको क्या करोगे आप लोग, सेव कर रहे हैं। क्लियर है, जो ट्रांसफर कर सकते हैं आप लोग 40 हजार रुपए। तो जो 40 हजार रुपए बच रहा है वो क्या है, उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस पता चला। जो आपके पास टोटल जो मिल रहा है वो क्या, आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, gross primary productivity is, 1 minute, of an ecosystem is the rate of production, organic matter, production of organic matter during photosynthesis, organic matter during photosynthesis, क्लियर है, क्या होता है ये, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एनपीपी। क्या देखते हैं, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी, नेट प्राइमरी
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना रेस्पायरेशन किया हुआ है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जितना बच रहा है वो क्या हो जाएगा आपका एनपीपी। क्लियर है? क्या बोला गया यहाँ पे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस, रेस्पायरेशन लॉस is the primary productivity, is the primary productivity ठीक है, प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या है, जीपीपी में आप क्या कर दोगे, जितना भी रेस्पायरेशन लॉस हुआ है उसको घटाने के बाद जो बचता है उसी को क्या बोला जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? ठीक, तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, बाकी का क्या किया जाता है, बायोमास जो क्या करें, कंज्यूम करें, उसमें चला गया, हीट में चला गया। क्लियर? तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जीपीपी और एनपीपी। तो एनपीपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पायरेशन लॉस। क्लियर? तो ये है क्या आपका एनपीपी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये जो प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। किसके सोर्स पे, प्लांट के, किस प्लांट के सोर्स पे। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन प्लांट स्पीसीज in an area which itself depend upon abiotic factor। क्लियर है? ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो खुद किस पे डिपेंड होता है, प्लांट स्पीसीज पे। और प्लांट स्पीसीज किस पे डिपेंड होता है, हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, किस पे डिपेंड होता है वो एबायोटिक फैक्टर पे। एबायोटिक फैक्टर मतलब सॉइल पे। क्लियर है? और सनलाइट पे, दोनों पे डिपेंड है। क्लियर? इस तरीके से क्या बनेगा, उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनेगा। तो आपके लिए इसमें पूछा जाता है कि जो आपका क्या है, अर्थ है, ठीक, उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होता है। तो कितना होता है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, बायोस्फीयर का एनुअल एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर का एनुअल एनपीपी कितना होता है। ठीक है, मतलब जीपीपी नहीं पूछा गया है यहाँ पे, कितना कंज्यूम किया जाता है वो नहीं पूछा गया, कितना ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? तो वो कितना होता है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एरिया से, इससे दोनों एरिया से क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिलेगा। ठीक, पहला किससे, टेरेस्ट्रियल एरिया। पूरे बायोस्फीयर में कितना टेरेस्ट्रियल एरिया होता है, 30%। ठीक है, जिसमें से इसको प्रोडक्टिविटी कितना मिलता है, 30% में से 115 बिलियन टन इतना मिलता है क्या इसको, एनर्जी, किससे, टेरेस्ट्रियल एरिया से, जो कि कितना पाया जाता है टोटल बायोस्फीयर में, ओनली 30%। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग एक्वेटिक एरिया में कितना मिलता है, एक्वेटिक एरिया
पूरे जो बायोस्फीयर है उसमें 70% क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर, मतलब कितना पाया जा रहा है ये 70%। इसमें से कितना मिलता है इसको 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी मिलता है किसको, बायोस्फीयर को। क्लियर है यहाँ पे, मतलब एक्वेटिक एरिया कितना है 70%, लेकिन उसका जो क्या मिल रहा है प्रोडक्टिविटी, वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन टेरेस्ट्रियल एरिया क्या है आपके पास 30%, जो कि बहुत कम है। क्लियर, लेकिन उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि टेरेस्ट्रियल में ज्यादा मिलता है कि एक्वेटिक में। एक्वेटिक एरिया भले ज्यादा होता है बट उसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। आप लोग देखे होंगे जो वाटर है, ठीक है, पॉन्ड है, वहां पे जो प्लांट है वो ज्यादा ग्रो नहीं करते। ठीक है, कुछ भी माइक्रोब्स वगैरह भी ज्यादा ग्रो नहीं करते। कहाँ पे करते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया पे। वहां पे प्लांट का हाइट भी बहुत ज्यादा होता है और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो भी ज्यादा ग्रो करते हैं। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एरिया है उसमें प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में, एक्वेटिक एरिया के कंपेरिजन में। जबकि एक्वेटिक एरिया का जो मास है वो क्या हो रहा है, ज्यादा है। क्लियर यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं इसमें डीकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया, अब दूसरा देखते हैं क्या, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन किसके किसके थ्रू होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रोब्स पाए जाएंगे जो क्या करेगा, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर देगा, डीकम्पोज करेगा। क्लियर, तो इसके लिए जो मेन सोर्स होता है डीकम्पोजिशन के लिए, सबसे पहले क्या चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म चाहिए। कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है सॉइल में, अर्थवर्म। अर्थवर्म, और तो बाकी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, किसान का मित्र बोला जाता है। किसको, अर्थवर्म को। क्यों बोला जाता है, आगे मैं बता रही हूं, पहले लिख लो इसको। अर्थवर्म इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन, इट helps in decomposition and loosening of soil. Decomposition and loosening of soil. अब लूजनिंग ऑफ सॉइल से क्या फायदा होगा, देखो केचुआ जो जानते हैं ना उसी को क्या बोला जाता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है, जो सॉइल के नीचे रहता है और वो क्या करेगा, जैसे ही वो चलता है, क्लियर, वो क्या करते जाता है, मिट्टी को क्या बनाते जाता है, फ्रेजाइल बनाते जाता है। फ्रेजाइल मीन्स क्या, जालेनुमा स्ट्रक्चर। क्लियर, अब उसमें क्या हो गया, वहां पे बीच बीच में क्या हो रहा है, वहां पे फ्रेजाइल हो गया है, तो वहां पे क्या आते जाता है, ऑक्सीजन या फिर और गैसेस आके क्या कर देते हैं, उसको जो आपका सॉइल है उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक, जिससे उसमें क्या हो जाता है, जो भी प्लांट है उसके लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन ज्यादा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्लियर है, ये क्या करता है, इसमें जो डेट्रिटस है इसमें क्या पाया जाता है, डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, किसके लिए, डीकम्पोजिशन के लिए। डेट्राइटस मतलब जो क्या करता है, सड़े गले जितने भी आपके क्या है मटेरियल है उसको डीकम्पोज करने में काम करता है। ठीक है, ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं। क्लियर, जिसको क्या बोला जाता है, डेट्राइटस। डेट्राइटस इज रॉ मटेरियल ऑफ फॉर डीकम्पोजिशन। डेट्राइटस इज रॉ मटेरियल of decomposition। क्लियर है, डीकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए आपको, डेट्राइटस। तो ये याद रखेंगे
1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, जो डीकम्पोजिशन होता है वो 5 स्टेप में होते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन का क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, ठीक है। पहला क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। कोई भी चीज गिरा नीचे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। तोड़ने के बाद क्या किया जाएगा, उसमें माइक्रो, और उसको क्या करेंगे अच्छे से, पहले तो उसको तोड़ दिए फ्रेगमेंट, उसके बाद उसको और छोटा छोटा पार्ट में तोड़ा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, लीचिंग। लीचिंग, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लीचिंग। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमस के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या होगा, मिनरलाइजेशन। मतलब ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। जब आपको मिनरल्स की जरूरत है तो उसी ह्यूमस को क्या किया जाएगा, फिर से डिकम्पोज करके मिनरल्स बनाया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, मिनरलाइजेशन। क्लियर? डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, तो देखते हैं पहले इसके स्टेप्स कैसे होगा। जैसे कि क्या हो गया, डेट्राइटस। कोई भी ऐसा पत्ती जो क्या हो गया, अब गिरने वाला है, उसको क्या बोला जाता है, डेट्राइटस। क्लियर? ये ऐसा पत्ती था, इसको थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। ठीक, ये ऐसा क्या था, ये लीव्स है जो क्या हो गया, अब डेट्राइटस हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, गिर गया। ठीक, ये क्या हो गया, प्लांट में लगा हुआ था लेकिन डेट्राइटस हो गया, मतलब अब गिरने वाला है। क्लियर? तो वो गिर गया। अब ये गिर गया, फर्स्ट टाइम क्या हो गया इसका, फर्स्ट। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको फ्रेगमेंटेशन। अब इसको क्या किया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, तोड़ दिया जाएगा बीच बीच से। ठीक, ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। ये क्या है, डेट्राइटस। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए। इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट से क्या कर दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं। क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेगमेंट का, फ्रेगमेंट्स में टूट गए। क्लियर? अब फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है इसमें कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या काम करेगा, बैक्टीरिया या फिर फंगल एंजाइम। ठीक है, कैटाबॉलिज्म कौन करवाता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम, ये क्या करवाएंगे, कैटाबॉलिज्म। क्लियर? मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। अब क्या हो गया, उसका बहुत छोटा टुकड़ा हो गया। अब टुकड़ा तोड़ने हैं तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा बहुत लिक्विडी पार्ट आ रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, सॉइल के द्वारा खींच लिया जाता है। ठीक है, इस पत्ते से जितना भी उसमें थोड़ा बहुत लिक्विडी पार्ट आ रहा है, क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा उसको क्या कर दिया गया, पूरी पेस्ट टाइप का तोड़ दिया गया। अब उसमें जितना भी लिक्विडी पार्ट आया उसको क्या किया जाएगा, जमीन के द्वारा, सॉइल के थ्रू नीचे खींच लिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लीचिंग। तो चौथा क्या हो गया यहाँ पे, लीचिंग।
ब्लीचिंग में क्या किया जाता है यहाँ पे, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लिया जाता है, डाउन टू मैटर go down into the ह्यूमरस। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, अब तोड़ लिया गया। क्लियर। अब वो क्या बन गया, क्या बन गया, वो पूरे तरीके से डेड मटेरियल बन गए। क्लियर। तो इसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन। अब होगा क्या, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन में होगा ह्यूमस का फॉर्मेशन। डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोला जाता है, ह्यूमस। क्लियर। जो कि क्या होता है, डार्क कलर। तो इसको लिख लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर amorphous substance called ह्यूमस। ठीक है। तो इस ह्यूमस के निर्माण को क्या बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन। क्लियर है। अब ये ह्यूमस क्या हो जाएगा, डार्क कलर। ठीक है। गहरा काले कलर का, भूरा कलर का क्या बन गया, आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गया। इसका क्या किया जाएगा, मिनरलाइजेशन। इससे बाद में फिर से इसको क्या कर दिया जाएगा, इसका छठा स्टेप क्या हो गया, मिनरलाइजेशन। ठीक। इसको क्या कर लिया जाएगा, मिनरल्स के रूप में यूज कर लिया जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हुआ क्या, आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन फास्ट होता है और स्लो होता है। फास्ट किस में होगा, ये पूछा जाता है। क्लियर। आपको एक क्या बनाओगे, कॉलम बनाओगे, उसमें लिखोगे कि डीकम्पोजिशन फास्ट किस में हो रहा है और डीकम्पोजिशन स्लो किस में हो रहा है। तो फास्ट किस में होगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करवाता है, डीकम्पोजिशन को फास्ट करवा देता है। क्लियर। और क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे डीकम्पोजिशन जल्दी होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा वहां पे डीकम्पोजिशन जल्दी होगा। कहाँ पे जल्दी होगा, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो। फ्रिज में कोई भी चीजों का डीकम्पोजिशन होता है क्या, नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक। तो अगर टेम्परेचर कम है तो वहां पे डीकम्पोजिशन स्लो रेट से होगा, धीरे धीरे होगा। और जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है वहां पे डीकम्पोजिशन ज्यादा होगा, वहां पे माइक्रोब ज्यादा ग्रोथ करेंगे, फंगस ज्यादा ग्रोथ करेंगे, जो क्या करेगा, उसको फ्रेगमेंटेशन कर देगा और पूरी तरीके से क्या कर देगा, उसको फ्रेगमेंट में तोड़ देगा और ह्यूमिफिकेशन कर देगा। क्लियर। ठीक। तो फास्ट डीकम्पोजिशन और स्लो डीकम्पोजिशन, उसमें टेम्परेचर पूछा जाएगा। स्लो डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन नहीं होता और फास्ट डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका डीकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, एनर्जी फ्लो और क्या, पिरामिड। क्लियर है। एनर्जी फ्लो देखेंगे और पिरामिड देखेंगे, जो कि आपके 12th के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनर्जी फ्लो से आज तक हर साल क्वेश्चंस आए हैं, पिरामिड से भी एक क्वेश्चन आता ही है। क्लियर। ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप 12th के बाद क्या करें, अभी नीट का कोचिंग करना है या फिर उसके साथ में ही करना है, तो उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी, जिसमें 90 दिन में क्या किया जाएगा, आपका नीट के कोर्स को पूरा किया जाएगा। तो इसके क्लास के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे क्या करें, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू एवरीवन।